नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टारगेट विद विंदेश में। हम लोग आज देखेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विश्व भूगोल, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड। तो दोस्तों हम जैसा कि बता दें कि आज से आपको एक तो विश्व भूगोल से मिलेगा वीडियो, दूसरा आपको भारत का भूगोल मिलेगा, तीसरा आपको वीडियो आएगा जो पॉलिटी से आएगा यानी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में पढ़ाया जाएगा, और चौथा आपको हिस्ट्री से वीडियो मिलेगा। दोस्तों लगातार छोटी वीडियो होंगी क्योंकि डाटा कम होता है, इस कारण से छोटी छोटी वीडियो आपको मिलेंगी 15 से 10-15 के बीच में मिनट के। तो आप देखते रहिए। क्या है कि लगातार आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर करो और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमको भी पता चलेगा कि कितने लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज दोस्तों क्या किया करो, वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब या कमेंट जरूर कर दिया करो कि, और ये भी बता दिया करो कि सर कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, या आप यहाँ पर कमी कर रहे हो, ऐसे और सुधार करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज दोस्तों आप ही बताओगे, तभी हम समझेंगे कि अच्छा कैसे किया जाए और अच्छा कैसे दिया जा सकता है आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं विश्व भूगोल में ब्रह्मांड पढ़ना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये चीज देखेंगे। तो दोस्तों ब्रह्मांड सबसे पहले देखेंगे कि ब्रह्मांड बना कैसे, ये चीज जानेंगे। तो ब्रह्मांड की अगर एक छोटी सी परिभाषा देखें तो जो हमारा ब्रह्मांड है वो किससे निर्मित हुआ, तो सूक्ष्मतम अणुओं प्लस आकाश गंगा, जो सूक्ष्मतम कण है प्लस उनके साथ आकाश गंगा के सम्मिलित रूप को ही क्या कह दिया जाता है दोस्तों, ब्रह्मांड कह दिया जाता है। तो आप लोगों को समझना है कि ब्रह्मांड की अगर परिभाषा ब्रह्मांड क्या है तो कह देंगे सूक्ष्मतम अणुओं के साथ आकाश गंगा के सम्मिलित रूप को ही क्या कह देते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड कह देते हैं। ये दोस्तों आपको समझना है। अब आगे आपको देखना है, इन्हीं आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा अपनी है जिस पर अपनी पृथ्वी विराजमान है, और उस आकाश गंगा का क्या नाम है, तो हम कह देते दोस्तों दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला ये अपनी आकाश गंगा है जिसमें अपनी पृथ्वी स्थित है। इसी को दोस्तों मिल्की वे भी कह देते हैं। तो ये अपनी जो आकाश गंगा है इसके ये नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे कह देते हैं। कैसे बना ब्रह्मांड, तो सूक्ष्मतम अणुओं प्लस आकाश गंगा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, और इन्हीं आकाश गंगाओं में से अपनी एक आकाश गंगा है जिसका नाम दुग्ध मेखला है या मिल्की वे, यहीं पर स्थित है अपनी पृथ्वी। तो दोस्तों ये थी कुछ ब्रह्मांड की परिभाषाएं। अब हम देखेंगे इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति में काफी लोगों के क्या क्या अवधारणाएं हैं, क्या क्या विचार आए हैं, कुछ लेखकों के, राइटरों के या फिर वैज्ञानिकों के कह देंगे, तो वो क्या क्या बता के गए हैं। तो ये चीज समझेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट समझते जाएंगे और फिर लास्ट में आएंगे कि ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ। तो एक एक पॉइंट बारीकी से समझेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे तो ब्रह्मांड के विकास में क्या क्या अवधारणाएं, ब्रह्मांड कैसा है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन या मूलभूत सिद्धांतों के पूर्ण अवधारणाएं जो दिए हैं वैज्ञानिक लोग, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले वैज्ञानिक को ले रहे हैं हम और बताएंगे कि वो क्या बता के गए हैं इस ब्रह्मांड के बारे में। तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे देख लेंगे, सबसे पहले टालमी आए। सबसे पहले वैज्ञानिक टालमी आए और ये इनका नाम क्लॉडियस टालमी है। अगर पूरा देखेंगे तो क्लॉडियस टालमी है इनका पूरा नाम। इन्होंने सबसे पहले आकर के कौन सी अवधारणा दी, ब्रह्मांड के विषय में क्या बताया, तो ये जब आए थे टालमी, ये 140 ईस्वी में इन्होंने एक अवधारणा दी, अपना विचार प्रस्तुत किया इस ब्रह्मांड के बारे में। क्या बताया उन्होंने, इन्होंने सबसे पहले जो ब्रह्मांड का नियमित रूप से अध्ययन किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ब्रह्मांड का नियमित रूप से अध्ययन किया दोस्तों। इस ब्रह्मांड के बारे में नियमित रूप से अध्ययन किया और क्या निकाला इसमें,
तो इसमें सबसे पहले इन्होंने नियमित रूप से सबसे पहले अगर पूछ ले कौन अध्ययन किया था जो वैज्ञानिक था, तो क्लॉडियस टालमी था। 140 ईस्वी में ब्रह्मांड का नियमित रूप से अध्ययन कर चुका था दोस्तों। अब ये क्या बता के गए ब्रह्मांड के बारे में दोस्तों, इन्होंने जो परिभाषा दी वो भू केंद्रित परिभाषा दी, भू केंद्रित अवधारणा दी दोस्तों। भू केंद्रित अवधारणा देके गई है, मतलब भू केंद्रित अवधारणा यानी विचार प्रस्तुत करके गए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भू केंद्रित अवधारणा है क्या, तो इसका मतलब क्या है हम समझा रहे हैं। भू केंद्रित अवधारणा का मतलब ये है, इन्होंने ये कहा कि जो ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड जो है उसके मध्य में, ये मान लो ब्रह्मांड है, इसके मध्य में भू और केंद्रित का मतलब केंद्र में, यानी ब्रह्मांड के केंद्र में भू यानी भूमि है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, भूमि है। हमारी जो भूमि है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ऐसा इन्होंने बताया है। अब इनका कहने का मतलब था केंद्र में ब्रह्मांड के भूमि है और इसी भूमि के चक्कर लगा रहे हैं बाकी ग्रह, यानी सूर्य और ग्रह जितने भी बाकी हैं वो सभी इस भूमि के चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने ये अवधारणा दी। हालांकि ये अवधारणा काफी दिनों तक चली। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आगे राइटर आएंगे, वो क्या अवधारणा देके गए उसके बारे में समझेंगे, तो आपके समझ में आ गया होगा कि क्लॉडियस टालमी 140 ईस्वी में भू केंद्रित अवधारणा दी और सबसे पहले यही वैज्ञानिक तो ब्रह्मांड की नियमित रूप से अध्ययन किया था और इन्होंने भू केंद्रित अवधारणा दी। भू केंद्रित अवधारणा का मतलब इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड में जो भूमि है ये केंद्र में स्थित है और बाकी सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं वो इसके चक्कर लगा रहे हैं, इन्होंने ये बता दिया था। अब आगे एक लोग और आते हैं, वो क्या बता के गए दोस्तों वो समझेंगे। इसके बाद आते हैं निकोलस कापरनिकस। निकोलस कापरनिकस आते हैं। ये 1543 में एक अवधारणा देते हैं, यानी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और इनकी एक पुस्तक होती है जिसमें ये लिख कर जाते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करके जाते हैं और इनकी जो पुस्तक होती है उसी में लिखा मिलता है। पुस्तक का नाम था कामेंत रियलस, इनकी पुस्तक थी कामेंत रियलस। इसी में इन्होंने एक अपने विचार प्रस्तुत करके गए थे ब्रह्मांड के बारे में। अब विचार तो काफी राइटर प्रस्तुत करके गए थे दोस्तों, लेकिन जो मूल हैं, प्रमुख हैं, जो माने गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो जो निकोलस कापरनिकस थे 1543 में अपनी पुस्तक कामेंत रियलस में लिखकर गए थे। क्या लिखकर गए थे दोस्तों, इन्होंने एक अवधारणा दी थी, इन्होंने दी थी सूर्य केंद्रित अवधारणा। सूर्य केंद्रित अवधारणा दी थी। इसका क्या मतलब ये समझेंगे दोस्तों। ये जो निकोलस कापरनिकस थे, इन्होंने जैसे सूर्य केंद्रित अवधारणा दी, इनकी जो अवधारणा है दोस्तों वो ब्रह्मांड के अध्ययन को एक अलग ही दिशा में लेकर चली गई, एक अलग दिशा ही प्राप्त हो गया, यानी इनकी जो पूर्ण अवधारणा थी, इनके जो विचार थे उससे। अब इन्होंने क्या दिया, सूर्य केंद्रित अवधारणा। सूर्य केंद्रित अवधारणा का मतलब ये है, इन्होंने ये बता दिया था कि जो सूर्य है वो केंद्र में स्थित है और पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है। इन्होंने क्या बताया, ब्रह्मांड में जो सूर्य है वो केंद्र पर है। इन्होंने बताया कि ये सूर्य केंद्र पर है ब्रह्मांड के और इसके चक्कर पृथ्वी लगा रही है, अन्य ग्रह इसी के चक्कर लगा रहे हैं। आगे क्या बताया इन्होंने, जो एक ब्रह्मांड के अध्ययन को अलग ही दिशा में ले गई। इन्होंने ये बताया था कि जो दैनिक गति है, जो दैनिक गति है उसके बारे में, और एक बताया कि वार्षिक गति क्या है। वार्षिक गति और दैनिक गति के बारे में बताया। इन्होंने बताया ये कि जो दैनिक गति है, जो दिन और रात हो रहे हैं हमारे यहाँ ब्रह्मांड में, वो कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उसका मतलब इन्होंने क्या बता दिया। इन्होंने बताया जो भूमि है वो अपने अक्ष पर घूम रही है,
और यही जो घूम रही है अपने अक्ष पर, इसी कारण से जो ब्रह्मांड में दिन और रात हो रहे हैं। तो दैनिक गति किस कारण से होती है, तो भूमि जब अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है तो या क्या होता है, दिन और रात होती है। तो आपको याद कर लेना है दोस्तों कि जो दैनिक गति होती है वो भूमि अपने अक्ष पर घूमती है। अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये अक्ष क्या है। अक्ष का मतलब ये है दोस्तों, ऐसे मान लो ये एक गोल है, लट्टू समान है। अब इसका ये अक्ष हो गया, मान लो ये एक बिंदु है। अब ये घूमेगा लट्टू, जब वापस इसी में आ जाएगा, यहीं पर ऐसे घूमकर वापस यहीं पर आ जाएगा, तो ये होता अक्ष इसका। तो अक्ष का मतलब होता है कि मान लो कोई भी लट्टू है, उसके आप कोई भी पॉइंट पर आप निशान लगाओ, घुमा दो और ऐसे करके फिर से दोबारा उसी पॉइंट में आ जाए, इसका मतलब क्या होता है, ये अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो अक्ष का मतलब आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब वार्षिक गति क्यों हो रही है, ये क्यों क्या बताया इसके बारे में, इसके बारे में ये बताया है कि जो भूमि है, भूमि जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है। और इसी कारण से क्या होता है, भूमि जो है सूर्य के चक्कर लगा रही, इस कारण से क्या होता है, वार्षिक गति होती है। यानी वर्ष अगले वर्ष में परिवर्तन होता है, फिर अगला वर्ष आता है। तो ये वार्षिक जो गति है वो भूमि जो है सूर्य के चक्कर लगाने से वार्षिक गति होती है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग दोस्तों कह रहे होंगे कि पृथ्वी अपना भी चक्कर लगा रही और सूर्य के भी चक्कर लगा रही। तो हाँ दोस्तों, दोनों गतियां होती इसके पास। ये ऐसे मान लो ये सूर्य है दोस्तों, ये पृथ्वी है, ये अपने आप में भी घूम रही है और इसको भी घूम रही, सूर्य को। तो दो गतियां होती, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही, दूसरा इस सूर्य को घूम रही। तो जो सूर्य को घूम रही है वो क्या होता है दोस्तों, वो वार्षिक गति कहलाती है। और जो दैनिक गति होती है उसमें स्वयं अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये किसने बताया था, निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अगला देखेंगे वैज्ञानिक आया और क्या बता के गए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद ही कर लेना आपको। फिर हम चलेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये चीज देखेंगे। अब कौन से आते हैं वैज्ञानिक, तो आते हैं विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल आते हैं और ये 1805 ईस्वी में एक अवधारणा देकर गए थे। और क्या अवधारणा दिए थे ये, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दूरबीन के सहायता से ब्रह्मांड के बारे में बताया। क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का दूरबीन की सहायता से अध्ययन किया और बताया जो अपना सौर मंडल है, सौर मंडल जो है ये आकाश गंगा का अंश मात्र है, आकाश गंगा का अंश मात्र है। जो इन्होंने क्या बताया, विलियम हर्शेल ने ये बताया दूरबीन के अध्ययन से 1805 में कि जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का अंश मात्र है, यानी एक अंश है सौर मंडल आकाश गंगा का। तो ये याद रखना। तो क्या बताया विलियम हर्शेल 1805 में दूरबीन के अध्ययन से क्या बताया कि जो सौर मंडल है दोस्तों वो आकाश गंगा का अंश मात्र है। ये बताया है किसने, विलियम हर्शेल ने। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे कि कौन से वैज्ञानिक आए थे और क्या बता के गए ब्रह्मांड के बारे में। तो अगले वैज्ञानिक आए थे एडविन पावेल हब्बल। एडविन पावेल हब्बल आए, ये 1925 में आए और इन्होंने एक अपनी अवधारणा दी। इन्होंने ये बताया कि जितना भी दृश्य पथ है, दृश्य पथ का मतलब जितना भी ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है वो टोटल क्या है, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। किसने बताया दोस्तों, एडविन पावेल हब्बल 1925 में आए। इन्होंने बताया कि जितना भी दृश्य पथ है, दृश्य पथ का मतलब जितना भी ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इन्होंने ये बताया और इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं वो असंख्य आकाश गंगाएं हैं। मतलब कि इन्होंने ये बता दिया कि
अपनी आकाश गंगा, जैसे अपनी दुग्ध मेखला आकाश गंगा मिल्की वे है, वैसे ही लाखों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में स्थित हैं। किसने बता दिया दोस्तों? ये एडविन पावेल हब्बल ने बताया था। तो इन्होंने ये बता दिया कि प्रकाश दृश्य पथ जितना है वो 25 करोड़ प्रकाश वर्ष है। दूसरी बात इन्होंने बता दिया कि ब्रह्मांड में जो अपने आकाश गंगा की जैसे लाखों आकाश गंगाएं स्थित हैं। ये किसने बता दिया? एडविन पावेल हब्बल। तो अब देखेंगे दोस्तों कि अपने भारत के भी एक आए वैज्ञानिक, उन्होंने क्या बताया इस बारे में हम देखेंगे। अपने भारत के एक वैज्ञानिक आए थे वराह मिहिर। वराह मिहिर आए। ये वराह मिहिर भारत के थे। इन्होंने क्या बताया? ये 6वीं शताब्दी में ही बता चुके थे। 6वीं शताब्दी में ही बता दिया था, यानी आप कह देंगे निकोलस कॉपरनिकस के 1000 वर्ष पूर्व ही वराह मिहिर अपने भारत के जो वैज्ञानिक थे 6वीं शताब्दी में बता दिया था। निकोलस कॉपरनिकस जो कि 1543 ईस्वी में बताया था, उनके 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था अपने यहाँ के भारत के वैज्ञानिक वराह मिहिर। क्या बता दिया था? इन्होंने ये बताया था दोस्तों कि जो सूर्य है इसके चक्कर पृथ्वी लगा रही है, और जो पृथ्वी है इसके चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। चंद्रमा लगा रहा है, ऐसे चंद्रमा लगा रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि 6वीं शताब्दी में भारत के कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कॉपरनिकस के पहले ही बता दिया था कि जो सूर्य है उसके चक्कर पृथ्वी लगा रही है, और पृथ्वी जो है उसके चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। ये ऐसे करके बना लो, आप ऐसे करके बना लो कि ये चंद्रमा इस पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और ये पृथ्वी इस सूर्य के चक्कर लगा रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आपको याद कर लेना है कि वराह मिहिर किसके पहले बताए थे? कॉपरनिकस के 1000 पूर्व, यानी 6वीं शताब्दी में बता दिया था कि जो सूर्य है उसके चक्कर पृथ्वी और पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। इसके आगे हम देखेंगे अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य सिद्धांत क्या है, कैसे देखेंगे, ये चीज देखेंगे। जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो आया है महाविस्फोट सिद्धांत आया है। महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत को इंग्लिश में कह देते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसका मतलब होता है महाविस्फोट सिद्धांत। किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों, पूछ लेगा। तो इसको दिए थे जॉर्ज जॉर्ज लेमेनतेयर ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत को आगे हम बारीकी से समझेंगे। इसी महाविस्फोट सिद्धांत को कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इस बारे में समझेंगे। पहले हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों। अब दूसरा सिद्धांत क्या आया था? साम्यावस्था सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी इसको कह देते हैं। और इसके बारे में किसने बताया है, कौन कौन राइटर हैं, ये देखा जाए तो एक थे थॉमस बोल्ड, और एक थे हरमन बांडी थे। तो दो राइटरों ने दिया है साम्य अवस्था का सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड और किसने? हरमन बांडी। इन्होंने बताया है। तो इस बारे में भी हम स्पष्ट तरीके से बारीकी से समझेंगे। आगे
अगले वीडियो में पहले महाविस्फोट सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे अगर तीसरी बात कर लें कि एक कौन सा सिद्धांत है, 3 सिद्धांत दिए गए। एक सिद्धांत था दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत इसका क्या मतलब? दोलन सिद्धांत का अगर इंग्लिश में देखा जाए क्या कहते हैं तो इसको कह देते हैं पल्सटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसको इस नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। और इसको किसने बताया? तो एक एलन संडेजा वैज्ञानिक है जिन्होंने इसके बारे में बताया है। तो इसके बारे में भी हम बारीकी से समझेंगे। तो इतना आप आज के लिए काफी है दोस्तों। इसके आगे हम महाविस्फोट सिद्धांत लेंगे, यानी हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। बारीकी से एक एक पॉइंट समझेंगे, समझते चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को जितना ज्यादा लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं करिए। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।